डिफाइनिंग फीचर जो लाइफ को डिफाइन करेगा। अगर ये ना हो तो हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते। तो अगर कोई फीचर फॉर एग्जांपल ग्रोथ लिविंग में भी दिखाई दे, नॉन लिविंग में भी दिखाई दे, तो वो क्या बन जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑर्गेनिज्म अपने तरीके के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस का ऑफस्प्रिंग होगा, सांप है तो सांप का आएगा, प्लांट है तो प्लांट का आएगा। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना, इट इज सेड टू बी रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स वाले किसमें आ जाएगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अंदर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम। और आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी का सबसे छोटा और इजी चैप्टर है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। जिसमें नाम में आपको मतलब तो समझ में आ रहा होगा। आप अपने आसपास इतनी सारी चीजों को देखते हो और अपने दिमाग में आपको इतना तो पता है कौन सी लिविंग कही जाती है और कौन सी नॉन लिविंग, है ना। तो उसी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है और इस वर्ल्ड पे क्या हम इकलौते ऑर्गेनिज्म में जो एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, आप अपने आसपास देखो, आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दिखाई देते हैं और इसी को हम बोलते हैं वैरायटी और इसी को हम बोलते हैं वेरिएबिलिटी, जिसको साइंस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। कैसे बोलोगे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है, जीवित है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका इंट्रोडक्टरी सेक्शन, दैट व्हाट इज लिविंग, ठीक है। लिविंग उनको बोलेंगे द वन विच पजेस लाइफ, जिनके पास लाइफ हो। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा लाइफ है नहीं है? ऐसी क्या चीजों को आप गौर फरमाओगे उसके अंदर कि जिसके बेसिस पर आप डिफरेंस कर सको कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? टेबल, चेयर, तुम्हारा लैपटॉप, मोबाइल फोन, इन सबको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। हम अपने आप को, जानवरों को, पेड़ों को हम कहते हैं वो लिविंग है। दैट मीन्स कोई ना कोई तो बच्चों फीचर है ना जिसका इस्तेमाल करके हम लिविंग और नॉन लिविंग बता पा रहे हैं, है ना। तो आओ चलो लिखते हैं, हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। There are two features with the help of which non-living can be distinguished from living ones, और वो दो फीचर कौन कौन से हैं बच्चों? एक है आपका, एक सेकेंड, एक की हम बात करेंगे, एक को हम लिखेंगे डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग की स्पेलिंग डिफाइनिंग फीचर, और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये दो फीचर है जिनकी मदद से हम नॉन लिविंग और लिविंग को अलग अलग कर सकते हैं। डिफाइनिंग फीचर जो लाइफ को डिफाइन करेगा, अगर ये ना हो तो हम एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे, और डिफाइनिंग फीचर कंपल्सरी है, उसको हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं? प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेंगे। दे आर नॉट सीन इन नॉन लिविंग में नहीं दिखाई देंगे बच्चों। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें नहीं दिखाई देते, कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। तो वो फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, कोई एक्सेप्शन ना हो, नॉन लिविंग में नहीं दिखाई देता हो, उसको हम डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा डिफाइनिंग फीचर है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही हैं उनके सम टोटल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और हमारे शरीर के अंदर सेल है, सेल के अंदर ये चीज हो रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। जिसके पास सेल है उसी के पास लाइफ है। दैट मीन्स सेल आ गया तो लाइफ आ गई, है ना। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई प्लांट है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलती, दैट मीन्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। और कोई ऐसा नॉन लिविंग, टेबल, चेयर, कुर्सी, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर, किसी में मेटाबॉलिज्म नहीं चलता, मतलब नॉन लिविंग में नहीं दिखाई देता, इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, ये तो हमें पहले ही पता है। अगर सेल नहीं है तो लिविंग नहीं कहलाते। फॉर एग्जाम्पल वायरस, वायरस दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी लिविंग, वाई, बिकॉज दे आर एसेल्यूलर, है ही नहीं सेल उनके पास, है ना। तो अगर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप भी अपने आप को लिविंग कहते हो ना, आप भी सेल के बने हो, तो आप भी क्या हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और आपके अंदर सेल है। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल होता है, नहीं। तो ये भी कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जिसके अंदर सेल मिलेगा, ठीक है। और कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चों, हम अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर है, हमें पता है हमारे सराउंडिंग में क्या है, ठीक है। चाहे कोई जानवर है उनको भी पता है, प्लांट है उनको भी पता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग के, रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस को, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मिलेगा, तो वो कैसा फीचर बन जाता है, डिफाइनिंग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिले प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिले, प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट का एग्जाम्पल बताऊं कि ऐसा कौन सा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलता है, तो उसका एग्जाम्पल होगा ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ ऐसा फीचर है जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता है हमारे अंदर ग्रोथ होती है, प्लांट बड़े से कितना मोटा हो जाता है, उनमें भी ग्रोथ होती है, पढ़ा हुआ है हमने, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ट्रू है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यार अभी जब चले जाओ पहाड़ों पर, पहाड़ की हाइट इतनी होगी तो स्नो इतनी मोटी जमी है, इतनी ज्यादा हाइट दिख जाती है ना, तो वो भी लगता है कि ऐसा लग रहा है ग्रो किया हुआ है। तो माउंटेन्स हो गए हैं, ये माउंटेन्स थोड़ी लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है, दैट मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो शो कर सकते हैं। तो अगर कोई फीचर फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ लिविंग में भी दिखाई दे, नॉन लिविंग में भी दिखाई दे, तो वो क्या बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। मैं ना यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक वर्ड हटा रही हूँ, और मतलब हटा नहीं रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फीचर, ठीक है, फीचर पूरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर वर्ड बोलना है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है एक्सेप्शंस प्रेजेंट, एक्सेप्शंस प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, रिप्रोडक्शन। इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं रिप्रोडक्शन। तो आप सोच रहे होगे कि मैम कि रिप्रोडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में दिखता है, बिल्कुल सही सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में दिखता है, तो आप ये सोचोगे मैम उसको तो फिर डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए था, उसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों लिख रहे हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, आप टेबल है, लैपटॉप है, अगले दिन उठोगे तो दो नहीं मिलेगा, नॉन लिविंग है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही दिखाई दे रहा है। बट इसके एक्सेप्शंस हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, जैसे म्यूल, वो स्टेराइल है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं, ह्यूमन कपल्स, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ऑफस्प्रिंग्स नहीं बना पाते, ठीक है। मधुमक्खी की एक टाइप होती है वर्कर बी, वो स्टेराइल होती है, बच्चा नहीं दे सकती, ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकती, है ना। तो हो क्या रहा है इस केस में, एक्सेप्शंस दिख रहे हैं, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये फीचर नहीं दिखाई देता। तो जब कोई फीचर किसी में एब्सेंट हो या उसके एक्सेप्शंस प्रेजेंट हो, जैसे वर्कर बी, हनी बी, म्यूल, तो वो भी कैसा फीचर बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो दो फीचर हैं बच्चों, दो फीचर कौन से फीचर है, एक डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर ये तीन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये दोनों होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इन सब के बारे में बात करेंगे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि मेटाबॉलिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, तो बोलोगे हाँ है।
अगर ये पूछा जाए कि मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक फीचर है तो बोलोगे नहीं, वो डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये सारे चीजों को पढ़ेंगे बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्रोथ। क्या करेंगे बच्चों? ग्रोथ एज अ कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, ग्रोथ एज अ कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये कैसा है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में दिखाई देता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बच्चों कब बोलोगे आप ग्रोथ हो रही है? या तो मास में बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीज इन मास, या इंक्रीज इन नंबर, या तो इंक्रीज इन मास या तो इंक्रीज इन नंबर। और इन दोनों को क्या बोला जाता है? इन दोनों को बोला जाता है ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो मास बढ़ेगा, नंबर किसका? सेल का नंबर बढ़ेगा, तो समझ जाना ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यहां पर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी की बात नहीं कर रही, वो तो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में होता है। टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ में मैं क्या बताऊंगी आपको, ये देखो। सबसे पहला जो टाइप बताऊंगी दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो होगा इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आदि चीजें तो आपको नाम से पता चल गई होगी। एक्सट्रिंसिक को रिलेट कर सकते हो एक्सटर्नल से। ठीक है, एक्सट्रिंसिक कैसी ग्रोथ है? एक्सटर्नल ग्रोथ है। एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब बाहर से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एक्सटर्नली, ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस एक्सटर्नली। बाहर की तरफ कोई चीज इकट्ठा एक्यूमुलेट होती चली जा रही है। जैसे पहाड़ बना लो, देखिए माउंटेन है, ठीक है, अभी ठंड में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कश्मीर चले जाओ, शिमला चले जाओ, अब तो धीरे धीरे अब समर आ रहा है ना, तो गलना शुरू हो गई, पिघलना शुरू हो गई है। अदरवाइज नहीं तो भरी ठंड में जाओगे ना तो इस पहाड़ के ऊपर क्या दिखाई देगा? एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो, स्नो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो इसकी हाइट भले सिर्फ इतनी है, बट स्नो की वजह से इसकी हाइट यहां तक दिखाई देगी। तो कहते हैं हाइट इंक्रीज हो गई, मास बढ़ गया ना, एक्यूमुलेशन ऑफ मास के बढ़ने को हम ग्रोथ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो गई है ना। बट अभी गर्मी में चले जाओ, पूरी की पूरी बर्फ पिघल जाती है और उनकी नॉर्मल हाइट आ जाती है वापस से, तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल ग्रोथ है। फिर ठंडी में चले जाओगे, फिर मास बढ़ जाएगा, फिर गर्मी में जाओगे, मास घट जाएगा, तो बार बार क्या हो रहा है? रिवर्सिबल ग्रोथ। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसा ग्रोथ होता है बच्चों? ये रिवर्सिबल ग्रोथ होता है। कैसा ग्रोथ है? रिवर्सिबल ग्रोथ है। और इस तरीके का ग्रोथ किसमें दिखाई देता है? इट इज सीन इन या प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, सैंड ड्यून्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब ग्रोथ शो कर सकते हैं, बाहर से मास इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फिर आता है इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक में वर्ड आ रहा है इंटरनल, तो ये कैसी ग्रोथ है? ये इंटरनल ग्रोथ है। ग्रोथ अकर इंटरनली, ग्रोथ अकर इंटरनली, और ये ना इर्रिवर्सिबल ग्रोथ होती है, इर्रिवर्सिबल ग्रोथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल में पढ़ा था सबसे पहले जो वॉल होता है वो कौन सा होता है? प्राइमरी वॉल, प्लांट में जो बनता है। प्राइमरी वॉल के अंदर क्या बनता है? सेकेंडरी वॉल, है ना। तो सेकेंडरी वॉल कहाँ बना? अंदर की तरफ। इट इज फॉर्म्ड
लिखा हुआ है हमने सारा सेल चैप्टर में, इनर टू प्राइमरी वॉल। तो यहाँ पर जो भी चीज हुई, ग्रोथ जो हुई है वो अंदर की तरफ से हुई है, सेकेंडरी वॉल अंदर की तरफ से बना है। तो ये कैसा ग्रोथ है बच्चों? इंट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि इंटरनली हो रहा है। और अब प्लांट्स में अगर सेकेंडरी वॉल बन गया है, प्लांट मेच्योर हो चुका है, मोटा हो चुका है, मोटापा इंक्रीज हो गया है, थिकनेस आ गई, तो क्या दोबारा से पतला हो जाता है वो? नहीं। दैट मीन्स ये कैसी ग्रोथ है? इरिवर्सिबल ग्रोथ है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके की ग्रोथ मिलती है बच्चों। इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में मिलती है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरा फीचर, दैट इज रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो आप बोलोगे एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ability of an organism to produce offspring of its own kind। ठीक है, ऑर्गेनिज्म अपने तरीके के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ह्यूमंस है तो ह्यूमंस का ऑफस्प्रिंग होगा, सांप है तो सांप का आएगा, प्लांट है तो प्लांट का आएगा। अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को बनाना, इट इज सेड टू बी रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है बच्चों? रिप्रोडक्शन जरूरी है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए। अगर ये ना हो और रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी रुक जाएगी और एक टाइम के बाद सारा का सारा खत्म हो जाएगा, स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर सकता है ना। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? जरूरी है। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चों? दो टाइप्स होते हैं। एक है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। डिटेल तो आप क्लास 12th में पढ़ोगे बच्चों कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होता है। एसेक्सुअल में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा लिख देती हूँ, वैसे क्लास 12th में पढ़ोगे। यहाँ पर तुम्हें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं और उन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को क्या बोला जाता है बच्चों? क्लोन्स। यहाँ पर डिफरेंट मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखती है वेरिएशन। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वगैरह होता है ना। ठीक है, एसेक्सुअल बहुत ही सिंपल है, इजी तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, जबकि ये डिफिकल्ट है, स्लो है और कॉम्प्लेक्स तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इस चैप्टर में एनसीईआरटी में दोनों में डिफरेंस इतना दिया नहीं, क्लास 12 का है। तो क्लास 12 में जब हम पढ़ेंगे तो वी गोना राइट सो मेनी डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। टिल हियर अभी तक आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि एसेक्सुअल थोड़ा इजी होता है, और इजी मतलब जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जनरली वो एसेक्सुअल मेथड को ही इस्तेमाल करके रिप्रोड्यूस करते हैं। हम जैसे हैं, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स यूज कर सकते हैं, पर जनरली जितने लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या यूज करते हैं? एसेक्सुअल, क्योंकि वो फास्ट होता है, बड़ा इजी होता है। हमारे में मियोसिस चलेगी, मियोसिस कॉम्प्लेक्स होता है, आपको खुद पता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 होता है, फिर जाकर के गैमीट्स बनता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफिकल्ट, स्लो एंड कॉम्प्लेक्स। फिर एनसीईआरटी ने बताया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, asexual reproduction। So क्या क्या टाइप्स होते हैं बच्चों? सबसे पहला, इफ आई टॉक अबाउट बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अगेन ये सारा आप 10th नहीं 12th में पढ़ोगे। अमीबा है, सिंपल सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना लेता है। 2 डॉटर सेल बन रहे हैं फिजन के बाद, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। बाई स्टैंड्स फॉर 2। तो सीधा सीधा याद रखना, बाइनरी फिजन इसके अंदर एग्जाम्पल कौन सा आएगा बच्चों? अमीबा। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका होता है दैट इज बडिंग, दैट इज बडिंग।
बडिंग जो आपका फेवरेट एग्जाम्पल है बच्चों, दैट इज ईस्ट, ईस्ट बडिंग शो करता है। आई एम गोना टेक द एग्जाम्पल ऑफ बॉटनी बच्चों, ठीक है। एनिमल किंगडम में आप और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे जो बडिंग शो कर सकते हैं। ईस्ट ले रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक का है फंजाई, फंजाई शो करता है, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है बच्चों, ये देखो ये फंजाई है, ईस्ट है, यहाँ पर ये एक छोटा सा बड बना लेता है ना। और ये बड क्या करता है, ये बड अपने पेरेंट बॉडी से, ये क्या है बच्चों, पेरेंट बॉडी से, ये क्या है, ये पेरेंट बॉडी है। तो ये जो बड है अपने आप को डिटैच करता है पेरेंट बॉडी से, इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम पेरेंट बॉडी, फ्रॉम पेरेंट बॉडी। और डिटैच करने के बाद फिर दे ग्रो टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो इस तरीके से एक बर्ड हेल्प करता है नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन कराने में। तीसरा जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है दैट इज फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूटना, और टूटा हुआ जो पार्ट होगा, फ्रेगमेंटेड पार्ट होगा, उसके पास एबिलिटी होगी कि वो नया ऑर्गेनिज्म बना सके, नया ऑर्गेनिज्म बना सके। दैट इज, इसका क्या क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों, फिलामेंटस फंजाई। जहां पे भी फिलामेंटस बॉडी होगा ना बच्चों, वहां पे फ्रेगमेंटेशन कॉमन तरीका होगा रिप्रोडक्शन का। फिलामेंटस एल्गी, like for example Spirogyra and Protonema of mosses, Protonema of mosses। जिनको प्रोटोनिमा नहीं पता है तो बता देती हूँ, ये गेमिटोफाइट होते हैं। जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे बच्चों तो आपको पता चलेगा ये क्या होते हैं, गेमिटोफाइट, गेमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। प्लांट में दो बॉडी होती है, गेमिटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। जो गेमीट बनाए गेमिटोफाइट, जो स्पोर्स बनाए वो स्पोरोफाइट। और मॉसेस क्या होते हैं बच्चों, ब्रायो। तो वहाँ पर जब पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल लिखा हुआ है। और डी जो तरीका है दैट इज ट्रू रीजनरेशन। ये आप ज़ूलॉजी में भी पढ़ते हो बच्चों कि ट्रू रीजनरेशन कौन शो करता है। ट्रू रीजनरेशन इज शोन बाय फ्लैटवर्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लैटवर्म, ठीक है, दैट इज प्लेनेरिया। इसके कहीं भी किसी भी पोर्शन को कट कर दो, दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। ये आप ज़ूलॉजी में बच्चों पढ़ते हो और हमारी एनसीईआरटी ने इसका नाम लिखा हुआ है। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पर्टिकुलरली एसेक्सुअल जो एनसीईआरटी लिखती है इस चैप्टर में, उसको डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिस पर क्वेश्चन आता है, दैट इज कि अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा ने डिवाइड किया बाइनरी फिजन के थ्रू और यहाँ पर बना लिया दो न्यू डॉटर सेल। क्या बना लिया, दो न्यू डॉटर सेल। तो पहले एक ही था, नंबर यहाँ पर कितना था पेरेंट का 1, यहाँ पर नंबर कितना है 2, और नंबर के बढ़ने को क्या बोलते हैं, क्या हुआ है बच्चों, नंबर इंक्रीज हुआ है ना। नंबर इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं नंबर इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स ग्रोथ हुई है ना। और हम बोल रहे हैं कि ये तो रिप्रोड्यूस किए हैं, इनका यहाँ पर क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो साथ ही साथ ग्रोथ भी कर रहे हैं। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन होगी तो कह सकते हो ग्रोथ हो रही है, या कहोगे ग्रोथ हो रही है तो रिप्रोडक्शन हो रही है। दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक बात है, एक होगा, दूसरा इवेंट ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड होगा, है ना। इसीलिए हम ये एक लाइन लिखते हैं कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन are mutually inclusive event,
म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। इंक्लूसिव मतलब ये दोनों इवेंट एक दूसरे के अंदर इंक्लूडेड हैं, एक होगी दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। या हम कहते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर synonyms to each other, synonyms to each other। synonym मतलब सेम बात, ठीक है। बट क्या मैं यही बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कर सकती हूँ? अपना एग्जाम्पल लेकर के सोचो, हम क्या हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या हम बोलते हैं जब हम ग्रो कर रहे हैं बचपन में तो हम रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन एक एज के बाद अटेन करते हैं हम, प्यूबर्टी पे जब पहुंच जाते हैं। तो बचपन में जब ग्रोथ कर रहे थे हम रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, है ना। दैट मीन्स जब हमारे में ग्रोथ हो रही थी तो रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी। दैट मीन्स ये दोनों सेम बात नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों सेम इवेंट नहीं है, दोनों अलग अलग इवेंट है ना। तो हम अपने लिए क्या वर्ड बोलते हैं बच्चों? हम अपने लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोलते हैं दैट ग्रोथ एंड इवेंट, सॉरी, growth and reproduction are mutually exclusive event, ठीक है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये बात याद रखना फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये बात किसके लिए याद रखोगे? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो ये बात हमने बात कर ली किसकी बच्चों? रिप्रोडक्शन की। अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है? रिप्रोडक्शन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा फीचर है ये? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्यों? ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। तो क्यों ये कैरेक्टरिस्टिक है? क्योंकि ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्टेराइल कपल, वर्कर बी, और कौन? म्यूल, क्योंकि हाइब्रिड होता है ना। तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। दैट इज वाई रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिल पाता। किसी कैरेक्टर को डिफाइनिंग बनने के लिए, किसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिफाइनिंग बनने के लिए एक शर्त फॉलो करनी होती है, और वो शर्त ये है कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले। क्योंकि ये इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता है, ये कैसा फीचर कहलाता है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है, ठीक है। तो हमने दो कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बाकी जो कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे वो सारे डिफाइनिंग फीचर वाले हैं, ठीक है। वो सारे क्या हैं? डिफाइनिंग फीचर वाले। तो आओ पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज मेटाबॉलिज्म। दैट इज व्हाट? मेटाबॉलिज्म। तीसरा कैरेक्टर। बट ये जो कैरेक्टर है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है विदाउट एक्सेप्शन। इसीलिए ये वाला जो कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है? इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है दैट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसा नहीं है जिनमें ये मेटाबॉलिज्म दिखाई नहीं देती है। मेटाबॉलिज्म होती क्या है? मेटाबॉलिज्म है सम टोटल ऑफ all reaction taking place inside cell, taking place inside cell। और सेल के अंदर दो तरीके के रिएक्शन पॉसिबल हैं। एक हो सकता है एनाबॉलिज्म और एक पॉसिबल है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी चीज का बनना। जैसे क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस था? एनाबॉलिक प्रोसेस था, ठीक है।
कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जैसे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूट रहा था साइटोप्लाज्म में, तो वो कैसा प्रोसेस है? वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वो कैसा प्रोसेस है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो एक सेल के अंदर जो भी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो चीजें बन रही हो, चाहे वो चीजें टूट रही हो, उनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और एक ऐसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपसे पूछा जाए, एनसीईआरटी ने भी सवाल पूछा है आपसे, तो अगर आपसे पूछा जाए क्या हम इस तरीके के रिएक्शंस को सेल से बाहर नहीं करा सकते? सोचो, आप करा सकते नहीं करा सकते? सोचो, थोड़ा टाइम दे रहे हैं बच्चों, सोचो, उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे। सोच लिया होगा आपने, तो बिल्कुल करा सकते हैं ना, बिल्कुल करा सकते हैं। इन विट्रो कंडीशन में, टेस्ट ट्यूब बेबी भी आपने सुना होगा, इन विट्रो कंडीशन है ना, 12th में पढ़ोगे भी कैसे बनता है। तो रिएक्शंस कैन अकर आउटसाइड बॉडी, या कह सकते हो इन सेल फ्री सिस्टम। सेल में नहीं है, सेल फ्री मतलब सेल नहीं है, सेल जैसा इन्वायरमेंट है ना। such reactions are called as living reaction। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लिविंग रिएक्शन बोलते हैं। लिविंग थिंग नहीं बोलोगे, नॉन लिविंग थिंग भी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? लिविंग रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये एक टेस्ट ट्यूब है ना, सेल नहीं लिया है, सेल जैसा इन्वायरमेंट लेंगे, सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब लिया है लैब में, है ना। अब इसमें डाल दो मिल्क। तुम्हें पता है बच्चों, मिल्क में एक कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, दैट इज लैक्टोज। कैसा शुगर होता है? लैक्टोज। लैक्टोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। कॉम्प्लेक्स शुगर है, दैट मीन्स अब ये टूट सकता है। ये एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो सिंपल शुगर का बना हुआ है। डाई मतलब तो, है ना, दो सिंपल शुगर का ये बना हुआ है। तो लैक्टोज को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए एंजाइम डाल दो। ठीक है, कौन सी एंजाइम डालोगे? लैक्टेज डालोगे। जैसे ही तुमने लैक्टेज डाला, जो अंदर मिल्क है वो टूट जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट रहा है, दैट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब में क्या चली है? इस टेस्ट ट्यूब में कैटाबॉलिज्म चली है। कैटाबॉलिज्म क्या है? एक रिएक्शन है। मतलब हम रिएक्शन सेल से बाहर करा सकते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को तुम लिविंग रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलोगे? लिविंग रिएक्शन बोलोगे। सच मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर सेड टू बी लिविंग रिएक्शन। ना तो वो लिविंग थिंग है, ना तो वो नॉन लिविंग थिंग है, दे आर जस्ट लिविंग रिएक्शंस एज पर द एनसीईआरटी लाइन। हमने ये बात डिस्कस कर ली है बच्चों। ठीक है, ओके। तो लिविंग रिएक्शन के बारे में बात कर ली, और ये डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको एग्जिबिट नहीं कर सकता। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। कॉन्शियसनेस के बाद जो नेक्स्ट फीचर है, सॉरी, मेटाबॉलिज्म के बाद जो नेक्स्ट फीचर है, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एनसीईआरटी की वर्ड है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स और मोस्ट ऑब्वियस बोलते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस है। मोस्ट ऑब्वियस क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस का दूसरा मतलब है अवेयरनेस। ठीक है, या क्या मतलब होता है? सेंसिटिविटी, सेंसिटिव होता है। या तुम कह सकते हो ये रिस्पॉन्स शो करता है टूवर्ड्स environmental stimuli। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर तुम्हें कोई मारने आ रहा है ना, थप्पड़ ही मारने आ रहा है, तुम्हारी आंखों की जो पलकें ना वो झपक जाती हैं, ठीक है, डर की वजह से, मतलब तुमने रिस्पॉन्स शो किया।
एक जानवर के साथ भी तुम उसको लेकर के दौड़ाओगे ना, डंडा उसके पीछे, वो भी भागना शुरू कर देता है। दैट मीन्स वो अवेयर है कि तुम उसको मारने जा रहे हो। तो उसी अवेयरनेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं बच्चों। प्लांट्स तो भागेगा नहीं क्योंकि उन लोगों को इमोशन शो नहीं कर सकता। अब जैसे छुई मुई है, टच मी नॉट है, उसका नाम टच मी नॉट है, बट हम तो टच करेंगे भैया, हमारे में आदत है, चूल्हे हम टच जरूर करेंगे, है ना। और टच करते ही आपने देखा होगा बच्चों वो मुरझा जाती है। दैट मीन्स वो भी रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो रिस्पॉन्स शो करना, सेंसिटिव होना किसी चीज से, अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस कहलाता है। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है कॉन्शियसनेस कहलाता है। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों को रिस्पॉन्स शो करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स शो करते हैं। स्टिमुलस 3 तरीके के हो सकते हैं। इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी केमिकल, और इट कुड बी बायोलॉजिकल। इट कुड बी बायोलॉजिकल। जैसे फिजिकल में लाइट, टेम्परेचर, अब जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया। अब रूट्स ग्रेविटी के तरफ रिस्पॉन्स शो करती हैं, जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑक्सीजन पढ़ा था, फोटोट्रोपिज्म, लाइट के रिस्पेक्ट में टुवर्ड्स रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो ये लाइट, ग्रेविटी, टेम्परेचर, पानी, ये सारे के सारे फिजिकल स्टिमुलस हैं। ठीक है, इनकी तरफ ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करते हैं। केमिकल में क्या आ जाएगा बच्चों? केमिकल में आ जाएगा पॉल्यूटेंट्स और आ जाएगा एसिड्स। जैसे आप 12th में पढ़ोगे कि जब स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा होता है ना बच्चों, स्टिग्मा के ऊपर कौन आता है? स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन ग्रो करता है क्या बनाने के लिए? पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। ये पॉलन ट्यूब बेटर रिस्पॉन्स शो करता है, ग्रो शो करता है जब इसको एक एसिड मिलता है, दैट इज बोरिक एसिड। दैट मीन्स पॉलन ग्रेन भी सेंसिटिव है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है। किस स्टिमुलस को? एसिड को। एसिड क्या है? केमिकल स्टिमुलस है। ठीक है, सेम गोज विथ पोल्यूटेंट्स। लाइकेंस पढ़ोगे आप बच्चों अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। लाइकेंस 2 ऑर्गेनिजम्स के बने हुए हैं। कौन कौन से? एल्गी के बने हुए हैं और फंजाई के बने हुए हैं। और लाइकेंस होते हैं ना, दे आर हाईली सेंसिटिव टू SO2 पोल्यूशन। जहां पर भी SO2 पोल्यूशन होगा वहां आपको लाइकेंस नहीं दिखाई देंगे, वहां आपको लाइकेंस नहीं दिखाई देंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि लाइकेंस खराब हो जाते हैं, अभी समझ लो मर जाते हैं। क्लास 12 में पढ़ोगे क्यों, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगी क्यों, समझ जाना, खराब हो जाते हैं। दैट मीन्स ये भी तो सेंसिटिव है ना, दैट मीन्स ये भी कॉन्शियस है, इनको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। तो लाइकेंस आपको, ये दिल्ली हो गया, हरियाणा, यूपी में तो बहुत ज़्यादा SO2 पोल्यूशन है क्योंकि मथुरा में ऑयल की रिफाइनरीज हैं और इसीलिए वो SO2 निकल के कहाँ पहुँच रहा है? आगरा। और आगरा में पानी के साथ मिक्स होकर के बारिश के टाइम पर एसिड रेन बना रहा है, तो ताजमहल का मार्बल खराब हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलते हैं। तो पोल्यूटेंट क्या है? ये केमिकल स्टिमुलस है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स वाले किस में आ जाएगा? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल स्टिमुलस के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारे 3 तरीके के स्टिमुलस जिसके रिस्पॉन्स में ऑर्गेनिज्म, जिसके तरफ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स शो करता है, कॉन्शियसनेस। ठीक है, इवन जब रिप्रोडक्शन होती है ना, तो आपने देखा होगा एक टाइम होता है जहाँ पर आपको बहुत सारे डॉग्स के बच्चे दिखाई देंगे, है ना। तो एक उनका भी एक पर्टिकुलर सीजन है, या और भी ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो अपने सीजन में ब्रीड करते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका वो पर्टिकुलर सीजन है जिसमें वो फेवरेबल टाइम है रिस्पॉन्स, मतलब फेवरेबल टाइम है रिप्रोडक्शन करने का। तो वो भी क्या है? वो भी अवेयर है, वो भी कॉन्शियसनेस के अंदर आ रहा है। तो सारी चीजें, चाहे अवेयरनेस हो गई, सेंसिटिविटी हो गई, रिस्पॉन्स हो गई, एवरीथिंग कम्स अंडर कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मतलब अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना। और जब आप अपने खुद के बारे में अवेयर होते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ मतलब खुद, खुद के बारे में अवेयर हो। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चों? अवेयर ऑफ
हिम, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स, सिर्फ इंसान ऐसे हैं बच्चों जो सेल्फ कॉन्शियस हैं। अगर पूछा जाए कि सेल्फ कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है तो गलत मार्क कर देना, नहीं। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ इंसानों में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? इंसानों में मिलेगा, क्योंकि इंसान है मतलबी, इंसान है सेल्फिश। भगवान ने इसको बुद्धि दी और बुद्धि चलाने में बहुत माहिर है। जहां अपना फायदा होता है वहां वो चिपक लेता है, निकल लेता है ना। तो इंसान सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ मतलब खुद के बारे में सोचता है। सोचना अच्छा भी है, कभी कभार सेल्फिश होना बहुत अच्छा है बच्चों, दूसरे का ही भला नहीं कर सकते, और जो करते हैं वो भी अच्छा है, सब अपने अपने रिस्पेक्ट में। बट यस, सिर्फ इंसान है जो सेल्फ कॉन्शियस है, बाकी और कहीं नहीं दिखा है। आप सोच रहे होगे कि मैम हम भी इमोशन होते हैं, हम इमोशन वाले होते हैं, डॉग्स में भी इमोशंस होता है, पर यार उनको ये थोड़ी पता है कि उनको समाज में उठना कैसे, बैठना कैसे, कहीं जाना कैसे। वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं, है ना, बट हमें पता है। हम घर से निकलने से पहले 4 बार अपने आप को देखेंगे, शीशा करेंगे, शीशा में देखेंगे, कंघी करेंगे, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। जानवरों को ये चीजें नहीं पता है ना। सो यस, ह्यूमन बीइंग सिर्फ क्या होते हैं बच्चों? सेल्फ कॉन्शियस। फिर एनसीईआरटी में बात की है कोमा पेशेंट के बारे में, कि क्या कोमा पेशेंट सेल्फ कॉन्शियस है? बच्चों, सेल्फ कॉन्शियसनेस ब्रेन से आती है, नर्व से आता है। नर्व सिग्नल्स रिस्पॉन्स शो करते हैं। आप तवा पे, गरम तवा पे हाथ रखो, फटाक से ब्रेन सिग्नल देता है, नहीं ये हॉट है, जल जाओगे, है ना। तो ये सब कौन तुम्हें समझा रहा है? थॉट प्रोसेस, मेमोरी, ये सब हमें इससे आ रहा है। कोमा पेशेंट ब्रेन डेड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। रिस्पॉन्स शो करने का मतलब है वो कॉन्शियस हैं कि उनकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तो कॉन्शियसनेस उनमें दिखती है। वो सिर्फ क्या है? सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा हुआ है, क्या इनको लिविंग बोलोगे या नॉन लिविंग? जिंदा तो है ना, कभी कभी कोमा से बाहर भी आ जाते हैं लोग, तो जिंदा तो है, बस उनका उस टाइम पे क्या नहीं काम कर रहा? ब्रेन नहीं काम कर रहा। तो वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है, बस सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, कॉन्शियसनेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये कैसा फीचर कहलाया जाएगा? ये कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी, ये डिफाइनिंग फीचर कहलाया जाएगा, डिफाइनिंग फीचर कहलाया जाएगा, ठीक है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस याद रखना सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होता है, नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, सो हमने सारे के सारे लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफाइनिंग फीचर भी डिस्कस कर लिया है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी डिस्कस कर लिया है। ओके, सो बच्चों हमने सारा का सारा फीचर, कैरेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, लिविंग बींग्स में क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी लाइंस के बारे में, पूरे एक पैराग्राफ के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आप लाइन आप देखोगे एनसीईआरटी में, कि जितने भी फिनोमेना होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन। अगर हमारे सेल के अंदर जो भी सामान है बच्चों वो आपस में इंटरैक्ट करे ही ना, तो आपको कोई भी फीचर देखने को नहीं मिलेगा। इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे? इसको प्रूफ करने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या एग्जाम्पल्स की बात करेंगे अब। इस लाइन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो प्रॉपर्टी टिश्यू की होती है वो प्रॉपर्टी आपको सेल्स में नहीं मिलेंगी, वो प्रॉपर्टी आपको सेल्स में नहीं मिलेंगी। जबकि आपको पता है कि जो जबकि आपको पता है कि जो टिश्यू बन रहा है वो कैसे बन रहा है? सेल्स के इंटरैक्शन से तो बन रहा है। बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, है ना। ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन की वजह से आपको मिलता है टिश्यू। बट हम कह रहे हैं कि टिश्यू इंटरैक्शन का रिजल्ट है। किसके इंटरैक्शन का? डिफरेंट सेल्स के इंटरैक्शन का रिजल्ट है सॉरी। बट बच्चों हम कह रहे हैं कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो सेल में नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों टिश्यू को जो प्रॉपर्टी मिल रही है ना वो सेल के इंटरैक्शन से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेमैन लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। हमें पता है हम सब्जियां खाते हैं, मान लो आलू टमाटर की सब्जी खा रहे हैं,
हमें पता है उसमें टमाटर डलना है, हमें पता है उसमें प्याज डलना है, मतलब टमाटर डलना है, आलू डलना है, ठीक है, हमें पता है पानी डालना है, मसाला डालना है, तेल डालना है, मिर्ची डालना है ना, लेकिन फिर भी हम उसको कच्चा थोड़ी खा जाते हैं। जैसे सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जी बनाने के लिए तड़का लगाते हैं, तड़के में पहले तेल गरम किया, है ना, उसके बाद तुम्हें जो डालना है, जीरा डालना है ना, उसको डालते हो, टमाटर डालना है, आलू डालना है, डालते हो, थोड़ा सा हल्का सा सॉटे फ्राई करते हो, है ना, उसके बाद डिफरेंट मसाले डालते हो, वो मसाले और ये सारे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, पानी डालते हो, है ना, उसके बाद मज़े से स्वाद लेकर के खाते हो, है ना। वो अगर हम ना करें, हम पहले क्या कर लें, तेल पी लें, फिर जीरा खा लें, है ना, उसके बाद टमाटर खा लें, उसके बाद आलू खा लें, फिर मसाला खा लें और लास्ट में पानी खा लें, पेट में सब्जी बन तो गई नहीं ना, वो तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हें सब्जी का फाइनल टेस्ट आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इंटरैक्शन। वो जितने भी एलिमेंट्स तुम यूज कर रहे हो उनका सबका आपस में इंटरैक्शन है, तो ऑब्वियसली जो चीजें इंटरैक्शन का रिजल्ट होती हैं वो तुम्हें उसमें दिखाई नहीं देंगी। जिनको ये समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सुन लो। देखो, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे मान लो हम बहुत सारे इंसान हैं, अगर मैं अगर अपनी अभी बात करूं तो मैं एक इंडिविजुअल हूं, बट हमारे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स ह्यूमन की पॉपुलेशन बनाते हैं ना, ह्यूमन की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन बन रहा है बच्चों, ये क्यों बन रहा है? क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल करके इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब इनके मिलने से इनके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन, है ना। तो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी क्या इंडिविजुअल में मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। पॉपुलेशन में हम निकालते हैं सेक्स रेशियो, जबकि एक इंडिविजुअल का हम बताते हैं सेक्स या जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। ह्यूमन पॉपुलेशन में हम बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, है ना। जब कोविड के टाइम पर डेथ हो रही थी तो उनको एक एक इंडिविजुअल को थोड़ी देख के बता रहे थे, वो तो ओवरऑल एक दिन में पूरे इंडिया में कितनी डेथ हुई है उसके अकॉर्डिंग डेथ रेट निकाला जा रहा था। बट जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम बर्थ डेट की बात करते हैं, है ना, और डेथ डेट की बात करते हैं। तो आप खुद देखो बच्चों कि इनका जो क्या है, कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी है, वो आपको इंडिविजुअल में नहीं मिल रहा। सिमिलरली टिश्यूज के प्रॉपर्टी सेल में नहीं मिलेंगे, भले टिश्यू सेल से ही बना है, क्योंकि टिश्यू के जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो इंटरैक्शन से मिल रही है। सिमिलरली पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज है, वो इंडिविजुअल के इंटरैक्शन से मिल रहा है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगी, यहाँ नहीं दिखाई देगी। विद सबूत हमने देख लिया है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल इस लाइन को सेटिस्फाई करने के लिए दिया हुआ है कि सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स के प्रॉपर्टी उनमें नहीं मिलेंगे जो उनको बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को वो प्रॉपर्टी इंटरैक्शन से मिल रही है। जैसे हमें पता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग्स के फॉर्म में होती है। हमें पता है कि ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें ईटीएस चलती है ना, ईटीएस वो ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइट ऑफ ईटीएस क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन। तो यार हमें ये तो पता है कि इनर मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो लैब में जाओ, लिपिड और प्रोटीन लो और ईटीएस करा लो। क्या करा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं करा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेल है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको प्रॉपर्टी ईटीएस कराने की मिली हुई है, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स सारे इंटरैक्ट करके इसको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि ईटीएस करा सके। अलग से तुम जाओगे कुछ नहीं होगा। तो यही बात यहाँ पे भी साबित होती है कि जो प्रॉपर्टी डिफरेंट कंपोनेंट के इंटरैक्शन से एक ऑर्गेनेल के पास है, ये उनमें नहीं मिलेगी जो उसको बना रहे हैं। अलग से लेकर के देखोगे तो यहां से हमें पता चलता है वॉट एवर प्रॉपर्टी यू गेट टू सी दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है इंटरैक्शन की वजह से इमर्जेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप में दिखाई देगी, इंडिविजुअल में नहीं। जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज हैं।
तो ये सिर्फ पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में दिखाई देंगी, अकेले इंडिविजुअल में दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। जैसे टिश्यू की प्रॉपर्टी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज है, वो सेल में दिखाई नहीं देंगी, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है इसीलिए ऑर्गेनिज्म खुद ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं एंड सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे इवोल्यूशन कैसे हुआ है बच्चों, वो सारा कुछ जूलॉजी में क्लास 12 में, अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे तुम प्रेजेंट में देख लो, पास्ट में देख लो या फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है, सबके पास एक ही जेनेटिक मटेरियल। एग्री करते हो? यस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास एक ही जेनेटिक मटेरियल है। कौन सा? डीएनए। तो आप सोचेंगे मैम वायरस के पास तो नहीं है। बच्चा किसने कहा वायरस जिंदा है? वायरस तो नॉन लिविंग है ना, तो वायरस को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लिविंग की कंसिडरेशन है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद विदाउट एनी डाउट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और लेकिन हम सबके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बट क्या हम सब सेम है? नहीं, हम सब वेरी करते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है यस वी डू शेयर द सेम जेनेटिक मटेरियल, चाहे फ्यूचर जनरेशन आने वाला हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट वाला हो, बट दैट टू अ वेरिंग डिग्री। वेरिएशन सब में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कैसे करती है, क्या करती है, अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ 12th। तो आज के लिए बच्चों ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े होमवर्क आपको देंगे, इजी चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है बच्चों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन शो करता है बच्चों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? स्नो और माउंटेन, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग हैं, ठीक है। और ये कैसी शो करेंगे ग्रोथ? इंट्रिंसिक, टुवर्ड्स इंटरनल साइड। नेक्स्ट है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर बाय। ग्रोथ के बारे में अभी बात की थी ना बच्चों, इसमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करना है। तो अब हमने सारा पढ़ लिया है, अब अपना दिमाग लगाओ और इसको एज अ होमवर्क लो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप देख लेना, सिर्फ लिविंग का पूछा हुआ है, नॉन लिविंग के रिस्पेक्ट में मत मार्क कर लेना। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट है ये वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्फ कॉन्शियस। पहली बात तो यहीं पर काटा मार दो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते, सिर्फ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। तो तुम्हें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऑल आर करेक्ट। पहली बात तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी। नहीं, बी तो अभी हमने पढ़ा नहीं, बट डी गलत है। ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, पता नहीं, देखते हैं। बी एंड डी आर करेक्ट, डी तो करेक्ट है ही नहीं, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, और बाकी पढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, इट इज डिफाइनिंग फीचर। सी बिल्कुल सही है, तो सी सही है, यहां पर देखो सी सही लिखा हुआ है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ए, पढ़ लेते। ए के बारे में बहुत है, क्योंकि यहाँ यही दोनों ऑप्शन बचा ना, तो ए और सी के बारे में ए पढ़ लेते हैं। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी दिखता है। अगर यहाँ पर लिखा होता ना इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो शायद मैं सोचती, बट यहाँ पे जो जनरल ग्रोथ है, और जनरल ग्रोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों हो सकती है, और एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग में भी होती है ना। और जो चीज नॉन लिविंग में भी दिखाई दे वो डिफाइनिंग कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये सही है, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। बी वाला देख लेते हैं सही है कि गलत है। रिप्रोडक्शन इज एन एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बात, हाँ ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? तो एक्सेप्शन है हमारे पास, बट हमारे पास बी के रिस्पेक्ट में ऑप्शंस ही नहीं है। यहां पर था ओनली बी एंड डी आर करेक्ट, तो डी तो गलत हो गया, तो ऑब्वियसली हम इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा दैट इज ए एंड सी, ठीक है। ए के साथ सी सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स।
ये PYQ है एंड दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बच्चों। जो होमवर्क दिया उसको करना ज़रूर, बिकॉज सारा NCERT बेस्ड है, हमने सारा टॉपिक कवर कर रखा है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, एंड डू रीड दी NCERT, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।